हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फतेह क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता और उसके अंदर अपने कर लिया है ऋग्वैदिक काल। आज अपने कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? आज अपने शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और ये कब से लेकर कब तक था? ये था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने ऋग्वैदिक काल, जो कि था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आज अपने उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं क्या है, क्या कुछ इसके अंदर हुआ था, क्या कुछ परिवर्तन आए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। एक तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल था उस टाइम तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सा वेद लिखा गया था? चारों वेदों में से ऋग्वेद। ठीक है, और उसके बाद जो बचते हैं 3 वेद, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये तीनों वेद कब लिखे गए थे? ये लिखे गए उत्तर वैदिक काल के अंदर। इसके अलावा आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उसके अलावा उपनिषद आदि की रचना भी हुई थी। कब? उत्तर वैदिक काल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसके साथ साथ अपने इसके परिवर्तन हुए और जो इसका राजनीतिक जो काल रहा है उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार से हुए। हमने बात की थी कि जो ऋग्वैदिक काल के अंदर जो आर्य थे उनका जो मुख्य जो स्थान था वो कौन सा था, कहाँ पर ज़्यादा निवास करते थे? वो था सप्त सैंधव प्रदेश। इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा, क्योंकि अपना बार बार इसका जिक्र किया है कि ये सिंधु जो नदी थी उससे लेकर सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। उस प्रदेश को कहा गया था सप्त सैंधव प्रदेश, और यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो यहाँ निवास करते थे। इसके बाद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो आर्य थे उनका विस्तार कहाँ तक हो गया था। तो दोस्तों ये यहाँ से चलते हैं और उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका विस्तार जो मुख्य जो स्थान होता है वो होता है मध्य देश। ठीक है, पहले कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश, और उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन सा आ गया? मध्य देश। मध्य देश कौन सा था? मध्य देश दोस्तों था कि ये जो सरस्वती नदी है ना, इससे चलता है और जो पूर्व की तरफ बढ़ता है। ये अपने अगर जो हमारा जो नक्शा है भारत का, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो इस प्रकार से यहाँ से सिंधु नदी है और उसकी सहायक, ठीक है, और ये वाली अपने सरस्वती नदी निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ? ये तो था सप्त सैंधव प्रदेश, और इसके बाद ये सरस्वती नदी से आगे बढ़कर यहाँ जाकर जो बिहार के लगभग क्या बिहार में नदी बहती है गंडक, जो वर्तमान में नाम है उसका गंडक नदी। ठीक है, और इस गंडक नदी तक, ये जो सरस्वती से लेकर गंडक नदी तक का जो प्रदेश है ये प्रदेश कहलाया मध्य देश। और ये फिर इनका जो महत्वपूर्ण जो मुख्य स्थल बन जाता है वो ये हो जाता है कौन सा? मध्य देश। ठीक है, तो एक परिवर्तन तो कौन सा आया कि इनका जो केंद्र था आर्यों का वो सप्त सैंधव से कौन सा हो गया? मध्य देश हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में हमें जो स्रोत मिलते हैं वो स्रोत कहाँ से मिलते हैं? वो स्रोत मिलते हैं हमें शतपथ
ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, कहाँ से स्रोत मिलते हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है कि यहाँ जो नदी है यानी कि गंडक नदी है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक नदी, और उस समय इसका नाम क्या था? सदा नीरा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर माधव अपने पुरोहित राहुगण के साथ निवास करता था। कहाँ पर? मध्य देश में, यानी कि सदानीरा जो नदी है उसके पास। सदानीरा नदी के पास, यानी गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है। कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ये है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि गंगा और यमुना दोआब जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन निवास करता था? माधव अपने राहुगण, अपने पुरोहित के साथ। ठीक है, तो माधव ने क्या किया कि यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के अंदर लिखा गया है कि माधव ने, इरेज कर देते हैं इसको, तो अपने बात कर रहे थे कि जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है वहाँ पर कौन रह रहा है? माधव। ठीक है, और ये यहाँ पर पहुँचा कैसे? ये पहुँचा, जो इसके जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से मिले? शतपथ ग्रंथ से, ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कि माधव ने अग्नि को धारण किया। ठीक है, अग्नि को धारण करके वो आगे बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है और सब कुछ जलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है और ये पहुंच जाता है सदा नीरा तक। ठीक है, सदा नीरा जो नदी होती है इसको अग्नि जला नहीं पाती। ठीक है, अग्नि को धारण करके माधव अपने पुरोहित के साथ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ जलाता हुआ जा रहा है, लेकिन जो सदा नीरा जो नदी है, जो वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि जिसको कि दुग्ध नहीं माना गया है। ठीक है, इसको अग्नि जला नहीं पाती। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जाकर अग्नि से ये माधव पूछता है कि फिर मेरा यहाँ पर स्थल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो अग्नि है इसको बताती है कि सदा नीरा के जो पूर्व जो स्थान है, जो पूर्व दिशा है, वहाँ तक आपका स्थल होगा। तो उसके बाद में यहाँ जो स्थल है वो इसका अंतिम स्थल बन जाता है, किसका? माधव का, यानी उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर आर्यों का प्रसार पूर्व में कहाँ तक फैला था? तो उसका उत्तर क्या माना जाएगा? सदा नीरा नदी, या कह सकते हैं इसको गंडक नदी, या कह सकते हैं इसको गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ठीक है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में आएगा तो आपको इन्हीं में से एक चूज करना होगा। ठीक है, और मध्य देश के अंदर इनका जो प्रमुख स्थल था वो था कुरु और पंचाल। ठीक है, कुरु और पंचाल। ये जो कुरु था ये बना था पुरु और बर्तरा जो जन थे ना, कौन कौन से? कुरु प्लस बर्त। ये भरत वही राज्य है जो अपने पहले बात की थी पिछली क्लासों में कि यहाँ का शासक सुदास था। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जन थे ये जन मिलकर बन गए थे जनपद। ठीक है, और एक कुरु जनपद था, पंचाल जनपद था। यहाँ पर जो इनका मुख्य जो केंद्र था उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों
यहाँ जब जो क्षेत्र है सदानीरा के तट पर, जो सदानीरा नदी है इसके तट पर क्षेत्र पाया जाता है विदेह या मिथिला। ये इनका अंतिम स्थल था इनके प्रसार का, ठीक है। और यहाँ तक पहुँच गया था माधव, इसलिए यहाँ जाकर यहाँ पर पहुँचने के कारण इसको विदेह माधव भी कहा जाता है। किसको? माधव को, ठीक है। क्या कहा जाता है? विदेह माधव। यानी कि ये जो स्थल था ये माधव का अंतिम पड़ाव था। कौन सा पड़ाव था? अंतिम पड़ाव, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो इनका विस्तार था या जो उनका मुख्य स्थल था वो कौन सा था? गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। एक परिवर्तन तो इनका ये हुआ, सत्ता का जो केंद्र था वो बदलकर कहाँ चला गया? सप्त सैंधव प्रदेश से मध्य भारत, ठीक है। उसके बाद में दूसरे परिवर्तन की अगर बात करें दोस्तों, दूसरा परिवर्तन आता है कि एक नया ढांचा बनता है। और नया ढांचा वो कौन सा था? नया ढांचा था कि जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई थी। अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? कृषि प्रधान हो गई थी, ठीक है, नंबर एक। उसके अलावा ये जो वर्ण व्यवस्था हमने बात की थी ना पिछली क्लास में, जो वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, ये वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल था, जो उसका अंतिम जो चरण था वहाँ से शुरू हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में इसको विधिवत रूप से अपनाया गया वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। दो परिवर्तन। उसके अलावा यहाँ पर जो कबायली जो संरचना थी, पीछे हमने क्या बात की थी कि जो राजा होता था, जो शासक होता था, वो एक कबीले का, एक जन का एक शासक था, ठीक है। तो इस कबायली जो संरचना थी इसके अंदर परिवर्तन आ गया और परिवर्तन आकर इसका स्थान ले लिया क्षेत्रवाद ने, क्षेत्रों ने, ठीक है। अब क्षेत्रों ने यानी कि एक क्षेत्र, जो राजा था वो एक कबीले का शासक न होकर एक भूमि विशेष, एक क्षेत्र विशेष का शासक बन गया था। अब क्षेत्र विशेष का यानी कि जमीन का शासक बन गया, तो अब इसको बढ़ाना तो चाहेगा ना। अगर बढ़ाना चाहेगा तो अगली जो प्रक्रिया होगी वो होगी क्षेत्रवाद की, यानी कबायली संरचना में परिवर्तन आया और क्षेत्रवाद का जो साम्राज्य था वो पनपने लगा, क्षेत्रवाद साम्राज्य पनपने लगा, ठीक है। इनका उदय हुआ। अब ये जो सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों का उदय किस प्रकार से हुआ? इनमें महत्वपूर्ण, उदय के अंदर जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन, जो योगदान था वो था लोहे का। किसका था? लोहे का। पिछली क्लास के अंदर हमने ऋग्वैदिक काल तक बात की थी कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ आते आते उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनको लोहे का ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों को लोहे के बारे में नॉलेज, ज्ञान था। अब लोहे के कारण परिवर्तन आया, तो इस लोहे का उपयोग किस प्रकार से होने लगा? इसका ज़्यादातर उपयोग होने लगा कि जो युद्ध के जो उपकरण थे, युद्ध करने के लिए जो उपकरण थे वो उपकरण बनाने में इसका उपयोग हुआ। जो कि कृषि यंत्र थे उन यंत्रों के लिए इसका कम उपयोग हुआ, ठीक है। तो लोहे का योगदान जितना इसका योगदान राजनीतिक विस्तार में हुआ उतना इसका आर्थिक क्षेत्र में योगदान नहीं हुआ, इसका लोहे का, ठीक है। इसीलिए इस लोहे को एक विद्वान है जिनका नाम है वी गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है? वी गार्डन चाइल्ड। इन्होंने इस लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा है,
ठीक है, तो ये आप याद रखना कि लोहे को जनतांत्रिक धातु किसने कहा है, वी गार्डन चाइल्ड ने। क्यों कहा है, क्योंकि इन सब के पीछे, इन सब को गति देने में किसका योगदान था, लोहे का, जिसका कि उपयोग युद्ध उपकरण बनाने में ज़्यादा हुआ और कृषि यंत्र बनाने में कम हुआ। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। अब क्षेत्रवाद बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्षेत्रवाद बढ़ा और यहाँ पर जो राजा था इसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, इसके जो अधिकार वगैरह थे उनमें इजाफा हुआ, उनमें वृद्धि हुई। किस प्रकार से कि वो जो राजा था वो एक कबीले, जो अपने बात कर चुके हैं कि कबीला का संरक्षक न होकर अब एक विस्तृत क्षेत्र का शासक बन गया था। ठीक है, इस विस्तृत क्षेत्र का शासक बन गया था। जो इस राजा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, मतलब ये जो राजा है इसके जो अधिकार बढ़ते हैं। ठीक है, और एक नया राजा जो पहले एक कबीले का संरक्षक था वो अब क्षेत्र का शासक कहलाया जाने लगा। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, कौन सा, ऐत्रेय, इसके अंदर इसकी उत्पत्ति के संबंध में विवरण दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि एक बार देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, और उस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि जो असुर थे वो विजेता हुए, जीत गए। ठीक है, और देवता थे वो हार गए। अब जब देवता हार गए तो इनको महसूस हुई कमी या अभाव महसूस हुआ एक नेतृत्व का। ठीक है, देवताओं को किसका अभाव महसूस हुआ, नेतृत्व का, नेतृत्व की इनको आवश्यकता पड़ी। जब नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने अपना एक राजा चुना। ठीक है, राजा चुना और फिर इन्होंने असुरों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में ये विजेता हुए। कौन, देवता। ठीक है, विजेता हुए। तो इस पोस्ट का, इस पद का महत्व तो बढ़ना ही था। ठीक है, और यहीं से राजा की उत्पत्ति होती है, राजा का महत्व बढ़ता है। और अब ये राजा अपनी सामान्य उपाधियों को छोड़कर विशिष्ट उपाधियाँ लेना शुरू कर देता है। इसमें राजाधिराज, सम्राट, ठीक है, और एकराट, इस प्रकार की उपाधियां लेना शुरू कर देता है, जिनमें जो एकराट है ये राजाओं में सर्वोच्च उपाधि मानी गई है। क्या मानी गई है, सर्वोच्च उपाधि। कौन सी, एकराट की उपाधि। इसके बाद आगे अगर बात करें, हम बात कर रहे थे कि जो छोटे छोटे जो जन थे, जैसे हमने बात की थी, जो जन थे वो किस में बदल गए थे, जनपद में। ठीक है, और जनपद आगे फिर बदल जाएंगे महाजनपद में। ठीक है, महाजनपदों में। और इस प्रकार के महाजनपदों का आगे वर्णन आएगा। इस प्रकार के 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इस अंगुत्तर निकाय में हमें बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपद हैं और उसके अलावा जो 10 गणराज्य हैं उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है। कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, जन से आगे जनपद बन गए और जनपदों से बड़े आगे महाजनपद बन गए। उसके बाद राजाओं की, जो राजा का जो पद था उसमें वृद्धि होगी, उसको देवता के समान पूजा जाने लगा। ठीक है, अब देवताओं को जिताया ना राजा, जो पद था उसने, और अब देवताओं के समान उसकी पूजा होने लगी। ठीक है, इसको देवताओं का प्रतिनिधि माना जाने लगा।
राजा को पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाने लगा। ठीक है, अब प्रतिनिधि माना जाने लगा तो फिर आगे चलकर क्या हुआ कि राजा जो भी बात करता था, जो भी विचार देता था, जो भी शब्द कहता था, वो एक प्रकार से देवताओं की शब्द माने जाने लगे। अब राजा ने आगे फिर यज्ञ करने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर यज्ञों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और एक यज्ञ है जिसका नाम है राजसूय यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ कब होता था? ये होता था जब राजा का राज्याभिषेक होता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब ये राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक है, और इस यज्ञ के अंदर जो सोमरस है वो पिया जाता था। क्या पिया जाता था? सोमरस पिया जाता था। उसके अलावा इस यज्ञ में जो राजा होता था वो इस यज्ञ में एक शब्द आता है रत्निन। ये जो रत्निन होते थे ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आपने ध्यान में रखना है। राजा इस यज्ञ में इन रत्निनों के घर जाता था और घर जाकर यहाँ वो यज्ञ संपादित करता था, यज्ञ संपादित करता था और उसके अलावा रत्न बलि प्रदान करता था। किनको? रत्निनों, जो रत्निन होते थे उनको। ठीक है, ये रत्निन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों थे? तो माना ये गया है कि राजा को जो सत्ता होती थी, या कह सकते हैं कि राजा को जो राज्य है वो इन रत्निनों के द्वारा ही प्रदान किया जाता था। किनके द्वारा? रत्निन के द्वारा राजा को राज्य प्रदान किया जाता था। ठीक है, मतलब कि जो राजा होता था वो इन रत्निनों पर ही निर्भर होता था। ठीक है, अब इसका जिक्र भी आया है जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर इसका जिक्र आया है किस प्रकार से कि एते वे राष्ट्रीय, क्या लिखा है उसमें? एते वे राष्ट्रीय प्रदात। प्रदातर मतलब इसमें लिखा गया है कि राजा को राज्य कौन प्रदान करते थे? रत्निन। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं रत्निन के बारे में आगे कि आखिर क्या था रत्निन, किस प्रकार से, कौन कौन रत्निन थे, कितने रत्निन थे। तो इसके बारे में अगर बात करें रत्निन के बारे में, तो रत्निन के अंदर जो व्यावसायिक वर्ग था उसको भी शामिल किया गया था। व्यावसायिक वर्ग था उसको भी शामिल किया गया था किसके अंदर? रत्निनों के अंदर। और रत्निनों का कार्य क्या होता था? रत्निनों का कार्य होता था राजा को प्रशासन में सहायता देना। ठीक है, रत्निनों का कार्य क्या था? राजा को प्रशासन में सहायता देना। अब यहाँ पर कुल 12 रत्निन बताए गए हैं। कितने? 12। ठीक है, कौन कौन से थे इसके बारे में अपने अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है राजा। इधर अपने देखेंगे रत्निन और इधर देखेंगे अपने इनके कार्य। ठीक है, सबसे पहला नाम किसका आता है? राजा का। और राजा का क्या कार्य होता है ये तो आपको पता ही है, सर्वे सर्वा राजा ही होता है ना। और उसका काम क्या होता है? राज करना इसका काम होता है, शासन संभालना इसका काम होता है, एक प्रशासक के तौर पर ये काम करता है।
अब राजा है तो राजा का एक पुरोहित भी होगा, ठीक है। तो दूसरा रत्निन कौन होता था? पुरोहित या ब्राह्मण, पुरोहित कह सकते हो या ब्राह्मण, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता था? ये होता था राजा का मुख्य सलाहकार। राजा हो गया और राजा का मुख्य सलाहकार कौन हो गया? पुरोहित। और 3 नंबर आता है सेनानी। तीसरा कौन होता है? सेनानी। अब सेनानी का क्या कार्य होता है? मतलब ये क्या काम करता है? ये करता है, ये होता है सेनापति। सेनापति यानी सेना का नेतृत्व करता था। एक बात इसके बारे में ख्याल रखना कि ये जो सेनापति होता था, इसका जो लूट का माल होता था उसमें इसका हिस्सा होता था। किसका? सेनापति का, यानी सेनानी का, जो 3 नंबर जो रत्निन होता था, ठीक है। 4 नंबर बात करें तो उसका वो है सुत, ठीक है। 4 नंबर रत्निन कौन है? सुत। और इसका काम होता था, राजा का ये प्रमुख रथवान होता था। क्या होता था? राजा का प्रमुख रथवान। और रथवान का काम क्या होता था? रथ को तो चलाता ही था, उसके साथ साथ ये राजा का उत्साहवर्धन भी करता था। क्या करता था? उत्साहवर्धन, यानी जब युद्ध के अंदर राजा का ये क्या करता था? हौसला बढ़ाता था, ठीक है। तो ये 4 रत्निन हो गए हैं। नंबर 5 है ग्रामणी। ये तो अपने पहले पढ़ चुके हैं ना। ग्रामणी मतलब ग्राम का मुखिया, ठीक है। नंबर 6 बात करें तो होता था संग्रहिता। संग्रहिता, संग्रहिता का मतलब संग्रहिता, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, संग्रह। संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? धन, पैसा। और धन पैसा कौन इकट्ठा करता था राज के अंदर? कोषाध्यक्ष। कोष मतलब धन, और उसका जो अध्यक्ष होता था वही होता था संग्रहिता। संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष। और नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 आता है अक्षवाप, ठीक है। अक्षवाप मतलब पासे के जो खेल होता था उसमें जो राजा का प्रमुख सहयोगी होता था। पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी कौन होता था? अक्षवाप। अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी, ठीक है। आगे बात करें तो नंबर 8 है गोविकर्तन, ठीक है। गोविकर्तन, गोविकर्तन मतलब जो गाय विभाग का अध्यक्ष, जो गाय विभाग होता था उसका अध्यक्ष कौन होता था? गोविकर्तन। ये भी रत्निनों में शामिल था। और 9 नंबर जो रत्निन है वो होता था पालागल, ठीक है। पालागल मतलब राजा का मित्र या कहें संदेशवाहक कौन होता था? पालागल, ठीक है। नंबर 10 है तक्षण। तक्षण, तक्षण यानी रथ बनाने वाला। पहले अपने बात की थी वो कौन था? रथ चलाने वाला। और ये तक्षण कौन था? रथ बनाने वाला, ठीक है। सुत जो था रथ चलाने वाला, और तक्षण क्या था? रथ बनाने वाला, या कह सकते हो इसको रथकार। वो था रथवान और ये था रथकार। नंबर 11 बात करें तो नंबर 11 है भाग दूध, ठीक है। क्या नाम है? भाग दूध।
बागदूत मतलब राजस्व अधिकारी। 11 नंबर रत्निन कौन था? बागदूत यानी राजस्व अधिकारी। और 12 और अंतिम था क्षत्रिय। कौन था? क्षत्रिय। और इसका कार्य होता था राजप्रसाद की रक्षा करना। ठीक है, या राजप्रसाद का कह सकते हो रक्षक। ठीक है, तो ये थे 12 रत्निन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे शासन की दृष्टि से देखा जाए। इसके अलावा कुछ और भी नाम आते हैं। ठीक है, उसमें हैं, सबसे पहले बात करें, एक नाम आता है महर्षि। ठीक है, अगर महर्षि की बात करें तो ये भी एक प्रकार से रत्निन में शामिल था, माना जाएगा। ये था जो राजा की जो प्रमुख रानी होती थी ना, राजा की प्रमुख रानी, या ऐसे कह सकते हैं अपने जो पटरानी होती थी। ठीक है, वो उसको बोला जाता था महर्षि, और ये भी रत्निनों में शामिल थी। उसके बाद एक नाम आता है बाबाता। क्या नाम आता है? बाबाता। और ये होती थी राजा की प्रिय रानी। सबसे पहले पटरानी, और पटरानी के बाद में कौन सी आ गई? जो उसके बाद जो प्रिय रानी होती थी वो उसका नाम था बाबाता, और ये भी शामिल होती थी रत्निनों में। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आती थी परिवृत्ति। परिवृत्ति। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जो उपेक्षित रानी होती थी, जो उपेक्षित रानी थी उसको कहते थे परिवृत्ति, और ये भी शामिल होती थी रत्निनों में। इसके अलावा नाम आता है शतीपति। क्या नाम आता है? शतीपति। शती मतलब 100। ठीक है, पति मतलब 100 का पति। 100 का पति मतलब 100 गांवों का मुखिया। ठीक है, 100 गांवों का मुखिया, उसको क्या बोलते थे? शतीपति। ठीक है, और एक नाम आता है स्थपति। स्थपति, और ये होता था सीमांत रक्षक और न्यायाधीश। ठीक है, ये जो दो नाम थे शतीपति और स्थपति, ये दोनों शामिल नहीं थे किसमें? रत्निन में। ठीक है, ये दो नाम आते हैं चर्चा में, लेकिन ये दोनों नाम जो थे, ये दोनों नाम रत्निनों के अंदर शामिल नहीं थे। आगे एक नाम आता है राजकृत। ठीक है, राजकृत की बात करें तो ये अर्थात राजा ही जिसका निर्माता हो, इसमें ग्रामीण सूत इत्यादि को शामिल किया जाता था। ठीक है, ग्रामीणी और जो सूत होते थे इनको शामिल किया जाता था राजकृत में। जैसे नाम से ही पता चल जाता है, राज यानी राजा द्वारा कृत यानी राजा द्वारा निर्मित। ठीक है, उसके बाद नाम आता है एक विरास। एक शब्द आता है विरास। इसका मतलब है, विरास का मतलब है राजा के 8 प्रमुख समर्थक। 8 प्रमुख समर्थक, उनको बोला जाता था विरास। ठीक है, तो दोस्तों ये था उत्तर वैदिक काल का राजनैतिक जीवन। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगली क्लास के अंदर अपने करेंगे इसका सामाजिक और धार्मिक जीवन।
ठीक है। राजनीतिक जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो बातें थी परीक्षा की दृष्टि से लगभग सारी अपने कंप्लीट कर ली हैं। इससे बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।